गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चों। आज हम आप लोगों को आपके साइंस सब्जेक्ट्स में लेसन 7 गति, ये आपकी यूनिट 3 है। इसमें गति, बल आदि के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम गति या मोशन, इसके बारे में आपको बताएंगे। यह आपके विज्ञान में लेसन 7 है। गति, आप सभी बच्चों इस शब्द से परिचित होंगे। समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही उस वस्तु की गति कहलाती है। ये जो गति है, ये एक रुके हुए व्यक्ति की कभी भी मापी नहीं जाती है। गति या मोशन तभी कहा जाता है जब समय भी परिवर्तित हो रहा है और समय के साथ साथ जो वस्तु है उसमें भी स्थान में परिवर्तन हो रहा है तथा वो एक एकांक समय अंतराल में जो है वो कितनी दूरी जो है उस वस्तु ने तय की है, ये उस वस्तु की गति पर निर्भर करता है। आज हम आपको इसी चैप्टर में जो जो विभिन्न प्रकार की गतियाँ आती हैं और गतियों से संबंधित जो परिवर्तन गतिमान वस्तु में होते हैं बच्चों, आपको हम उसी के बारे में समझाएंगे। देखिए 9th क्लास, ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, वे वस्तु गति की अवस्था में कही जाती हैं। इसके विपरीत क्या होता है कि अगर किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु रुकी हुई या विराम की अवस्था में कही जाती है। अर्थात जो वस्तु जहाँ खड़ी है वो वहीं खड़ी है और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो वस्तु जो है गतिमान वस्तु नहीं कहलाएगी। इसको बच्चों आप इस तरीके से भी गति को समझ सकते हैं। हम ट्रेन में सफ़र करते हैं। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जो ट्रेन के बाहर पेड़ पौधे या वस्तुएं होती हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम स्थिर हैं और वो वस्तुएं गतिमान हैं। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से जो है वो वस्तुएं अपने जगह को छोड़ती जा रही हैं। तो हमको ट्रेन में बैठे हुए बच्चों ये महसूस होता है कि हम स्थिर हैं और वस्तुएं गतिमान हैं। जबकि बच्चों होता क्या है कि वो वस्तुएं तो अपनी जगह स्थिर हैं, ट्रेन गतिमान है और ट्रेन के सापेक्ष हम भी गतिमान हैं। ट्रेन के साथ हम स्थिर बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि ट्रेन गतिमान है वो समय परिवर्तन के साथ साथ अपने स्थान को भी परिवर्तित करती चली जा रही है। इसलिए वस्तु जैसे हम हैं, हम गतिमान हैं पर हम ट्रेन के साथ गतिमान हैं। तो ट्रेन और हम गतिमान हैं उस वस्तु के सापेक्ष, लेकिन हम ट्रेन के सापेक्ष बच्चों चूंकि एक ही जगह पे ट्रेन में बैठे रहते हैं तो हम स्थिर कहलाएंगे। पर ट्रेन जो है वो गतिमान है और जो बाहर की वस्तु है वो स्थिर है, वो अपनी जगह पर रुकी हुई है और ट्रेन अपना स्थान परिवर्तित करती चली जा रही है। इसलिए हमको ट्रेन स्थिर और वो वस्तुएं हमको गतिमान महसूस होती हैं। बच्चों अभी हमने आपको बताया गति, तो गति अभी हमने आपको बताया ना कि 2 प्रकार की होती है गति। वैसे तो 2 प्रकार की, समान गति और असमान गति। ये तो उसकी गति, उसकी स्पीड पर निर्भर करता है। जनरली जो गति के प्रकार होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ऋजु रेखीय गति या सीधी रेखा में गति करना। दूसरा है बच्चों सर्कुलर या वृत्तीय गति और तीसरा है ऑसिलेशन या दोलन गति। सबसे पहले बच्चों हम ऋजु रेखीय गति के बारे में समझते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित सीधी रेखा पे गति करती है तो उसकी गति को हम ऋजु रेखीय गति कहते हैं। और ऋजु रेखीय गति जो है ये एक समान गति भी कहलाती है। इसको हम एक समान गति भी कहते हैं। ऋजु रेखीय गति बच्चों एक समान गति भी कहलाती है। और इसका उदाहरण है ऊपर से नीचे गिरती वस्तु की स्वतंत्र गति।
चूंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है नीचे तो वो एक सीधी रेखा में जो है गिरती है। या कोई ट्रेन चल रही है तो उसकी गति भी, वो पटरी पे चलती है बच्चों, और पटरी आपने देखा है टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, तो सीधी पटरी पर चलने वाली ट्रेन की गति भी जो है वो ऋजु रेखीय गति कहलाती है बच्चों। दूसरी गति होती है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक वृत्त के पथ पर गति करती है, अपने जो है एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, तो उस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपने घड़ी की सुई देखी है बच्चों, जो घड़ी की सुई होती है वो एक निश्चित बिंदु के जो है चारों ओर जो है वो गति करती रहती है। या बच्चों आपने किसी साइकिल के पहिए को देखा है, उसकी तीलियां भी जो हैं उसकी परिधि के चारों ओर जो गति करती रहती हैं। इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति या सर्कुलर मूवमेंट कहते हैं। तीसरे प्रकार की गति बच्चों होती है, वो होती है दोलन गति, जिसको हम ऑसिलेटरी गति भी कहते हैं। इस प्रकार की गति में वस्तु अपने एक निश्चित बिंदु के दाएं और बाएं, इधर और उधर समान रूप से बारंबार गति करती है, जिसको हम दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम आपने देखा है, घड़ियों में जो पेंडुलम लगे होते हैं बच्चों, उनकी गति देखिए, ये पेंडुलम है तो ये अपने जो है मध्य स्थिति से दाएं और बाएं इस तरीके से जो है वो गति करता रहता है। मध्य स्थिति के दाएं, फिर मध्य स्थिति, फिर बाएं, फिर मध्य स्थिति, इस प्रकार की गति को बच्चों हम दोलन गति कहते हैं। ये सभी जो गतियां हैं ये वस्तु के सापेक्ष जो है बताई जाती हैं। अब इन्हीं गतियों में बच्चों कुछ गतियां ऐसी होती हैं जिसमें केवल जो है उसके मान को, परिणाम को बता दिया जाता है, उसमें दिशा को नहीं बताया जाता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार की गति इस प्रकार की होती है जिसमें उसकी गति तो बताई जाती है, पर यह भी बताया जाता है कि गतिमान वस्तु की जो है इतने इतने समय पर इस दिशा में तय की गई दूरी। तो इस प्रकार की जो है दिशा सहित राशि को बताने के लिए बच्चों गतियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। 9th क्लास, दो प्रकार की राशि होती हैं, एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। जैसा कि बच्चों आपको नाम ही समझ में आ रहा है, अदिश राशि को स्केलर राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर जो क्वांटिटी होती है बच्चों, जब हम राशि का मान बताते समय केवल उसका मान, केवल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बता देते हैं और उसका मात्रक बता देते हैं, तो जिसमें हम दिशा को नहीं बताते हैं, ऐसी राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश जो दिशा रहित है, ऐसी राशियां बच्चों अदिश कहलाती हैं। जैसे चाल है, दूरी है, समय है, ताप है, दाब है आदि या ऊर्जा है, इन सबको बताते समय केवल इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इनके जो है मात्रक को बताया जाता है बच्चों। इसमें दिशा के बारे में ज्ञात नहीं होता है। इसके अलावा दूसरी जो राशि होती है जिसको हम वेक्टर कहते हैं, इसको बच्चों हम स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और जो है सदिश राशि को हम बच्चों वेक्टर कहते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर राशि वो राशि होती है बच्चों जिसमें राशि की पूर्ण सूचना देते समय हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मात्रक और साथ में दिशा भी बतानी होती है कि अमुक वस्तु ने, गतिमान वस्तु है, उसने इतनी गति पे इस दिशा में इतना मूवमेंट या गति की। तो इस प्रकार की राशि जिसमें हमें उसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी उसने गति करी, प्लस उसने क्या उसका मात्रक है और वो किस दिशा में
गति करती हुई गई, ये तीनों चीजें हमको बतानी होती हैं। इस प्रकार की राशि को हम सदिश, सदिश, दिशा सहित राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं बच्चों। इसको हम एरो से जो है निरूपित करते हैं। जैसे विस्थापन है या वेग है, इसके ऊपर इस प्रकार से एरो लगा दिया जाता है। एरो लगाने का मतलब होता है कि राशि जो है वो सदिश राशि है। इसका उदाहरण है बच्चों विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है या आवेग आदि सभी जो राशि होती हैं ये सदिश राशि कहलाती हैं। तो बच्चों आप लोगों ने समझ लिया गति क्या होती है, गतियां कितने प्रकार की होती हैं और गतियों को व्यक्त करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जब हम किसी वस्तु की गति बताते हैं तो गति बताते समय हमें कुछ टर्म्स जो मोशन संबंधित होते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला है निर्देश बिंदु क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, जहां से वस्तु गति प्रारंभ कर रही है। जिस बिंदु से वस्तु गति करना प्रारंभ करती है बच्चों, उसको हम रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु कहते हैं। दूसरा बच्चों दूरी, उस गतिमान वस्तु ने एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में जो लंबाई तय की, उस लंबाई को गतिमान वस्तु द्वारा चली गई बच्चों दूरी कहते हैं। तीसरा बच्चों विस्थापन, गतिमान वस्तु ने गति करी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, उसने उस दो स्थान के बीच में जितनी दूरी तय करी, उस दूरी के अंतर को, अंतिम दूरी, अंतिम डिस्टेंस का अंतिम पॉइंट से प्रारंभिक बिंदु के अंतर को जो है हम वस्तु का विस्थापन या वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं बच्चों, तो हमको दिशा भी बताना आवश्यक होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मान हमेशा राशि के डायरेक्शन के साथ बताया जाता है। और दूरी बताते समय हमें उसकी दिशा बताना आवश्यक नहीं होता है बच्चों, इसलिए यह एक अदिश राशि है। बच्चों हमारे जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए, आप सभी हमारे वीडियो को अपने मेरे YouTube चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा में देखिए बच्चों। खुद भी देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने दोस्तों को, अपने आसपास के बच्चों को जो विद्यालय में कक्षा 9th में पढ़ते हैं उनको भी हमारे वीडियो के बारे में बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे बच्चों तक हमारे वीडियो बच्चों पहुँचे और उन सभी बच्चों का ज्ञानवर्धन हो जो स्कूल में ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं और वो घर में बैठ के बार बार रिपीट करके इन वीडियोस को देखें, ताकि उनको सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे और इस कारण वो अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। देखिए बच्चों, जब एक किसी भी गतिमान वस्तु की गति एक समान और असमान गति होती है तो उसका समय जो है दूरी समय ग्राफ किस प्रकार से बनता है। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी एक समान गति कहलाती है। और उसमें जैसे उदाहरण है बच्चों कि कोई गतिमान वाहन है, पहले घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय करी, दूसरे घंटे में भी उसने 50 किलोमीटर दूरी तय करी और तीसरे घंटे में भी उसने 50 किलोमीटर दूरी करी, तो जो इन दोनों के बीच में समय के साथ तय किया गया डिस्टेंस है बच्चों, वो एक सीधी रेखा में होगा। ये देखिए, समान समय अंतरालों में समान दूरी तय है तो उसका एक सीधी रेखा में जो है वो ग्राफ बनता है। इसी के विपरीत बच्चों, जब कोई जो है गतिमान वाहन जो है वो भिन्न भिन्न दूरियां जो है समयांतराल समय सही एक ही टाइम है, लेकिन उसके द्वारा उस समयांतराल में तय किया गया डिस्टेंस जो है बच्चों वो अगर अलग अलग है,
पहले घंटे में उसने जो है वो 15 किलोमीटर दूरी तय करी, दूसरे घंटे में उसने 20 किलोमीटर दूरी तय करी, तीसरे घंटे में उसने 18 किलोमीटर दूरी तय करी। तो इस प्रकार से जो हमारा दूरी समय ग्राफ बनता है वो हमारा जिग जैग बनता है, या एक सर्कल में बनता है, या हाफ सर्कल में बनता है। जैसे देखिए बच्चों, ये है, उसने पहले में 15, दूसरे में 20, तीसरे में 18 किलोमीटर जो है डिस्टेंस तय किया। तो जो समय दूरी ग्राफ बनता है वो भी जो है वो एक सीधी रेखा में ना होकर जो है जिस जिस समय अंतराल में जितनी जितनी दूरी तय करी है उस हिसाब से जो है दूरी समय ग्राफ में इस प्रकार से जो है उसका ग्राफ बनता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक समान और असमान गति निरूपित करने का तरीका है बच्चों। कौन सा वाहन एक समान गति से गति कर रहा है तथा कौन सा वाहन असमान गति कर रहा है, ये हम इस ग्राफ के द्वारा जो है वो बता सकते हैं। 9th क्लास, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है चाल तथा वेग। सेम चीजें हैं बच्चों, केवल उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। हर में वस्तु की गति के बारे में ही बताया गया है। चाल तथा वेग क्या है, ये भी वस्तु द्वारा जो गति की जाती है। तो जब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण बताया जाता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है बच्चों। चाल हमारी धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। चाल को जो है हम, जो चाल का सूत्र होता है, चली गई दूरी बटे चला गया खर्च किया गया समय, तो इसको S बटे टी या डेल्टा S बटे डेल्टा टी का मतलब है बच्चों दूरी का परिवर्तन बटे समय का परिवर्तन। अर्थात भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न जो दूरियां तय की जाती हैं उनका परिवर्तन, और भिन्न भिन्न समय उन दूरियों को तय करने में जो लगा है वो समय का परिवर्तन, जिसको हम डेल्टा S बटे डेल्टा टी से पहचानते हैं या लिखते हैं। चाल का मात्रक बच्चों होता है मीटर प्रति सेकंड। SI प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा या सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है बच्चों। चाल 3 प्रकार की होती है। एक समान चाल, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है बच्चों तो उसको एक समान चाल कहते हैं। दूसरी असमान या परिवर्ती चाल, जब गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसको असमान या परिवर्ती चाल कहते हैं। तीसरा बच्चों औसत चाल। औसत चाल वो होती है जब गतिमान वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं बच्चों, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय, ये उसका औसत चाल कहलाता है, जिसको हम डेल्टा S बटे डेल्टा टी से निरूपित करते हैं। ये बच्चों हो गया चाल के बारे में। सेम इसी तरीके से हमारा वेग या वेलोसिटी, वेग को हम वेलोसिटी भी कहते हैं, और चाल को हम बच्चों स्पीड भी कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन, डिस्टेंस, तय किया गया विस्थापन है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन उसका वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें जब हम परिमाण बताते हैं बच्चों तो हम उसका दिशा भी बताना अनिवार्य होता है। तीसरा बच्चों जो वेग है ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकता है। वेग का जो सूत्र है वो विस्थापन बटे समय, तय की गई वस्तु द्वारा दूरी तथा लगा हुआ समय,
इसको हम v वेग होता है बच्चों u बराबर डेल्टा x बटे डेल्टा t। डेल्टा x है वस्तु का विस्थापन बटे लगा हुआ समय। कई समय अंतराल में वो कई दूरियां तय करती है, तो उसको हम टोटल दूरी को निकालते हैं, तो उसको हम डेल्टा x बटे डेल्टा t से जो है निरूपित करते हैं बच्चों। वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटा या सेंटीमीटर पर सेकंड ही होता है बच्चों। और वेग भी 3 प्रकार का होता है, एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। सेम चाल की तरह से गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में तय की गई समान दूरी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। भिन्न भिन्न समय पे या समान समय अंतरालों में तय की गई भिन्न भिन्न दूरियों को असमान वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। तथा एवरेज है कुल विस्थापन वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न डिस्टेंस को, भिन्न भिन्न दूरियों को तय करने का टोटल जो होता है उसको हम औसत वेग, तथा किया गया कुल डिस्टेंस, तय किया गया कुल डिस्टेंस बटे लगा हुआ समय, उस दूरी को तय करने में के डिफरेंस को हम औसत वेग कहते हैं। तो ये बच्चों चाल तथा वेग में अंतर भी हो गया, इसकी ये परिभाषाएं भी हैं। तो चाल तथा वेग के बारे में बच्चों कुछ भी पूछा जाता है, अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आप डिफरेंस बता सकते हैं, अगर परिभाषा पूछी जाती है तो आप परिभाषा बता सकते हैं, अगर मात्रक पूछा जाता है तो आप मात्रक बता सकते हैं, सभी आप इसमें बता सकते हैं। 9th क्लास। नेक्स्ट है त्वरण, या जिसको हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं। इसको परिभाषित करने के लिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। कोई वस्तु गतिमान है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है और उसमें लगा हुआ समय, तो वेग में परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है बच्चों, जिसमें हम परिमाण तो बताते ही हैं, साथ में हमें दिशा बताना भी अनिवार्य होता है। इसको हम ए से निरूपित करते हैं बच्चों। तो ए मीन्स त्वरण, ए मीन्स त्वरण। तो ए बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब चूंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, तो ये डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है कि हमें दूरियों को जो है उसके अंतराल को ज्ञात करना। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी का मतलब है टी यू, इसका यहाँ पर बच्चों हम ये मान सकते हैं u2 माइनस u1, u2 माइनस u1, यहाँ पर इसको t2 माइनस t1, ये आ जाता है, कहलाता है डेल्टा u अपॉन डेल्टा t। यह है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यदि वेग में होने वाला परिवर्तन जो है ऋणात्मक होता है, अर्थात अगर गति धीमी हो रही है लगातार, तो उसको हम वेग में ह्रास की दर कहते हैं, और उसको हम मंदन या अवतरण अर्थात रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। जिसमें वेग में होने वाला परिवर्तन स्लो हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो उस अवस्था को हम मंदन या अवतरण तथा रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसको माइनस ए से जो है निरूपित किया जाता है बच्चों। अब जिस प्रकार से हमने चाल और विस्थापन में पढ़ा था, उसी तरह से त्वरण भी एक समान गति और असमान जो है त्वरण में बांटा जा सकता है। जब गतिशील वस्तु में समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन होता है बच्चों, तो उसे एक समान त्वरण या एक समान मंदन कहते हैं। लेकिन समान समय अंतरालों में जब वेग परिवर्तन अलग अलग होता है, तो उसको हम असमान त्वरण या असमान मंदन कहते हैं। इस अवस्था में जब समान समय अंतरालों में समान जो है वेग परिवर्तन अलग अलग हो रहा है बच्चों, तो उस कंडीशन में हमें जब त्वरण निकालना होता है, तो हम वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल अर्थात u2 माइनस u1 बटे t2 माइनस t1, तो डेल्टा u बटे डेल्टा t निकालते हैं। हमें अंतिम दूरी बटे जो है प्रारंभिक दूरी
बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय का जो अंतराल आता है वही उसका एवरेज जो है त्वरण या औसत त्वरण कहलाता है। त्वरण का मात्रक वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, तो वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक होता है। वेग का मात्रक हम आपको पिछले टॉपिक में बता चुके हैं। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो होता है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी को हमेशा मीटर में नापा जाता है या किलोमीटर में या सेकंड में, सॉरी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। चूंकि सेकंड ऊपर ले आए इसलिए -1 लगा दिया है बच्चों। तो वेग का मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड या मीटर ms-1 बटे s। तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो हम त्वरण का मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण ये सब गति के ही हैं, केवल इनके नाम जो हैं वो अलग अलग कर दिए गए हैं बच्चों। 9th क्लास, ये देखिए आपके कोर्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण, 3 समीकरण जिनमें गतिमान वस्तु को समय, वेग और त्वरण के द्वारा जो वस्तु गति कर रही है उसके बीच में एक संबंध स्थापित किया जाता है जिसको हम गति के समीकरण कहते हैं। जो गतिमान वस्तु है उसका समय क्या है, किस वेग से चल रही है, वेग परिवर्तन की दर अर्थात उसका त्वरण क्या है, ये इन तीनों समीकरणों के द्वारा निरूपित किया गया है। जैसे पहला जो समीकरण बनता है जिसमें वेग और समय के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, v = u + a t। दूसरा है बच्चों समय और स्थिति संबंध के बीच में समीकरण, तो s = ut + 1/2 at²। द्वितीय समीकरण। तीसरा समीकरण है बच्चों वेग और स्थिति संबंध के लिए समीकरण है, तो v² = u² + 2as। यह तृतीय समीकरण है। यहाँ पर जिन जो है अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया गया है बच्चों, उसमें u है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v ये है वस्तु का अंतिम वेग, a वस्तु का त्वरण, t समय अंतराल और s है वस्तु द्वारा चली गई दूरी। इन तीनों समीकरणों का प्रयोग हम न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न जो आपके कोर्स में दिए हैं उनमें जो है किया जाता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कुछ उदाहरण। अभी आप ये तीनों समीकरणों को याद कर लीजिए जिनका प्रयोग आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत अधिक आएगा। ये बच्चों आपके मोशंस में भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों के बारे में आपने समझा है। अब आपने जो गतियां समझी हैं उनको हम ग्राफ के द्वारा भी निरूपित करते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। 9th क्लास देखिए, जो गति का ग्राफीय निरूपण है, 2 प्रकार के जो है ग्राफ बनते हैं, एक दूरी समय ग्राफ, दूसरा वेग समय ग्राफ। इन दोनों में x और y ये अक्ष होते हैं, x पर समय और y पर जो है दूरी जो है वो निरूपित की जाती है। ये जो ग्राफ पहला ग्राफ है जिसमें x अक्ष पर वस्तु द्वारा तय किया गया समय तथा y अक्ष पर दूरी को प्रदर्शित किया गया है। देखिए बच्चों, पहले जो है दूरी AD बटे OD, AD ये डिस्टेंस बटे OD ये OD, तो ये कितना है, ये डिस्टेंस है 9 बटे 3 है, तो ये कट के 3 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले उसमें जो है चाल जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वस्तु द्वारा चली गई। दूसरा बच्चों AB में वस्तु विरामावस्था में थी, अर्थात उसमें कोई भी डिस्टेंस जो है वो नहीं तय किया गया, तो 9 - 9 वस्तु 9 जो है जहाँ पे थी वहीं पर रुकी हुई है, और समय बढ़ा, समय जो है 7 - 3 तो 0/4 तो 0, अर्थात
इस अवस्था में ए से बी की स्थिति में वस्तु ने कोई भी गति नहीं करी। तीसरी स्थिति है बच्चों बी से सी। तो बी सी भाग में बी ई बटे जो है बी ई बटे सी ई। तो 0 - 9, ये देखिए यहाँ 0 से 9 और बटे हमारा जो है 10, टोटल 10 - 7, तो क्या हुआ 9 बटे 3, अर्थात ये जो है -9 बटे 3, ये कट गया, 3 आ गया, -3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वस्तु अपने मूल स्थान पे आ गई। क्योंकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का मतलब है कि वस्तु जो है जहाँ से चली थी वहीं पर अपने वापस आ गई। तो ये जो है ये दूरी समय ग्राफ है। इसी प्रकार से वेग समय ग्राफ है। एक में वेग को दिखाते हैं और एक्स अक्ष पर जो है हम समय को दिखाते हैं, ये समय है यहाँ पर बताते हैं बच्चों। और उसी तरीके से जो है इसको भी निकालते हैं। इसमें जो शेडेड पोर्शन है उसका क्षेत्रफल निकाला गया है। ए बी सी डी जो पोर्शन है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों ये देखिए आपको मालूम है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई है AC और चौड़ाई है AB। तो इसका देखिए ये आया हमारा 45 - 20 बराबर 25 गुणे 5। तो 125 मीटर जो है ये इसकी टोटल जो है इसका विस्थापन, वेग जो है वो विस्थापन अर्थात उसके द्वारा जो है दूरी तय की गई है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर जो है 7 गति कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसको समझिए, पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको बाद में बताएंगे। अभी चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स हमने आपको समझा दिए हैं बच्चों। इसको आप स्वयं भी देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और हमारे चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके कोर्स के जो है बनाकर भेज सके। ठीक है बच्चों, अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।